स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फाइनली, एट लास्ट, इन द एंड और एट द एंड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फाइनली, एट लास्ट और इन द एंड, इन तीनों का प्रयोग आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो तीनों ही जो ये वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, फाइनली, एट लास्ट और इन द एंड, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में। जबकि जो एट द एंड है, इसका प्रयोग पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि फाइनली, एट लास्ट और इन द एंड, इन तीनों का प्रयोग जो है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है इन तीनों को एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर दें। अर्थात अगर आपको फाइनली यूज़ करना है तो आप एट लास्ट यूज़ नहीं करेंगे, या एट लास्ट यूज़ करना है तो फाइनली यूज़ नहीं करेंगे, या फाइनली और एट लास्ट यूज़ करना है वहाँ पे इन द एंड यूज़ नहीं करेंगे, या इन द एंड की जगह आप फाइनली एट लास्ट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ठीक है, इनका प्रयोग जो है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में ज़रूर किया जाता है, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं फाइनली को, कि फाइनली का प्रयोग हम कब करेंगे। तो देखिए, फाइनली का प्रयोग किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति के काफ़ी इंतज़ार करने के बाद पूरा हुआ। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आफ्टर ट्राइंग 3 टाइम्स सी फाइनली पास्ड हर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस में कहा गया है कि 3 बार प्रयास करने के बाद अंत में उसने अपना एग्ज़ाम पास किया। अर्थात यहाँ पर देखिए फाइनली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर फाइनली का प्रयोग हमें ये बताता है कि सी को एग्ज़ाम पास करने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा। ठीक है, कितने साल वेट करना पड़ा? 3 साल, मतलब 3 बार उसने ट्राई किया, उसके बाद उसने एग्ज़ाम पास किया। तो इस तरह से जब कोई कार्य पूरा हुआ और उस कार्य के पूरा होने से पहले हमने काफ़ी इंतज़ार किया, ठीक है, हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, अर्थात हमारे द्वारा काफ़ी वेट करने के बाद अगर कोई कार्य पूरा हुआ है तो वहाँ पर ऐसे कार्य के बारे में बताने के लिए हम फाइनली का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कमल हैज़ फाइनली फाउंड ए जॉब। आखिर कमल को एक जॉब मिल गई है। अर्थात जॉब तो मिल गई है कमल को, लेकिन जॉब मिलने से पहले कमल को काफ़ी वेट करना पड़ा, और काफ़ी वेट करने के बाद जो है कमल को आखिर जॉब मिली है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर फोकस करने के लिए, इसी बात को यहाँ पर रेफर करने के लिए फाइनली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार से जब कोई कार्य पूरा हुआ, ठीक है, कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन उसके पूरा होने से पहले किसी पर्सन ने काफ़ी वेट किया, मतलब किसी पर्सन के द्वारा काफ़ी इंतज़ार करने के बाद कोई कार्य पूरा हुआ, तो ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए हम फाइनली का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि फाइनली को हम सेंटेंस में रखेंगे कहाँ पर, अर्थात फाइनली की सेंटेंस में पोजीशन कहाँ होगी। तो देखिए, फाइनली को हम सेंटेंस में मिड पोजीशन पे यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? मिड पोजीशन पे। अब सेंटेंस में मिड पोजीशन कहाँ होती है, ये मैं काफ़ी बार जो है कई वीडियोज़ में ये चीज़ बता चुका हूँ, और मैंने ये बात शायद एडवर्ब वाले वीडियो में डिटेल से समझा भी रखी है। देखिए, सेंटेंस में जो मिड पोजीशन होती है वो कहाँ पर होती है, तो इसके लिए हमें सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स पे नज़र डालनी होगी। तो देखिए, पहला जो स्ट्रक्चर हो सकता है सेंटेंस का, वो हो सकता है सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब हो, ठीक है, और लास्ट में ऐसे सेंटेंस आगे बढ़ेगा। दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद मेन वर्ब हो और आगे सेंटेंस चलेगा। तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होंगी, ठीक है, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होंगी, उसके बाद मेन वर्ब होगी, उसके बाद आगे सेंटेंस बढ़ेगा। फोर्थ जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो हो सकता है सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म हो, ठीक है, बी की फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वॉज या वर, ठीक है, ये बी की फॉर्म्स होंगी। और इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होगा। ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपने पढ़ भी रखे होंगे अच्छी तरह से। तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद सेंटेंस आगे बढ़े, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंसेस में देखने को मिलता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंसेस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है ये
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगल वर्ड होता है, ठीक है। तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। जैसे अगर हम लिखते हैं हैज़ बीन, ठीक है ना, हैज़ बीन वेटिंग, जैसे मैं कहूँ हैज़ बीन वेटिंग, तो यहाँ पर जो वेटिंग है यहाँ पे मेन वर्ब हो गई और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के 2 शब्द हो गए, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं लिखूँ जैसे शैल बी, तो यहाँ पे जैसे शैल बी वेटिंग, मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें भी 2 शब्द हो गए। तो इस तरह से कुछ इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द होते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब में आपको 2 शब्द मिलेंगे, ठीक है। और फोर्थ जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद इज एम आर या वाज वर होता है, और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट अक्सर नाउन या एडजेक्टिव होता है। तो जो मिड पोजीशन होती है वो अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को लें तो मिड पोजीशन होगी इस मेन वर्ब से पहले, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर को लें तो मिड पोजीशन होगी यहाँ पर मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर थर्ड स्ट्रक्चर को लें तो मिड पोजीशन होगी ये जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कितनी भी हेल्पिंग वर्ब 2 हो या कई बार 3 भी होती हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब में 3 शब्द भी होते हैं कई बार। तो ऐसे में क्या करना है आपको, मिड पोजीशन कहाँ पे होगी, जो हेल्पिंग वर्ब का जो पहली जो सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद, ठीक है, सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद। और फोर्थ अगर स्ट्रक्चर हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा है जो फोर्थ स्ट्रक्चर के बेस पर लिखा गया है, तो मिड पोजीशन होगी इज एम आर वाज वर के बाद और कॉम्प्लीमेंट से पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये मिड पोजीशंस होती हैं। तो फाइनली जो भी हम यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में उसको हम मिड पोजीशन पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस का सवाल है, तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पर जो वर्ब है ये एक सिंगल वर्ड वर्ब है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के बेस पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये इसमें जो 5 है ये मेन वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो मिड पोजीशन होगी ये मेन वर्ब से पहले होगी। तो यहाँ पर देखिए फाइनली को ये जो मेन वर्ब है यहाँ पर अर्थात मिड पोजीशन पे लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो मिड पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पर मैंने बताया था सेकंड जो ये सेकंड स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे बताया था कि जो मिड पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हमने यहाँ पे फाइनली को यूज़ किया है। तो इस प्रकार से फाइनली सेंटेंस में कहाँ पर यूज होगा ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि फाइनली को हम यूज़ कहाँ पर करेंगे तो हम गलत जगह पे इसको रख देंगे और वहाँ पे वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, या फिर जो मीनिंग है वो मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगा जिस मीनिंग के लिए हमने फाइनली को सेंटेंस में यूज़ किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा ध्यान से सीखना है। नेक्स्ट है फाइनली का प्रयोग किसी सीरीज़ में लास्ट एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे, ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे कुछ सेंटेंसेस लिखे और ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें जो एक्शंस हैं वो एक सीरीज़ में हो रहे हैं, ठीक है। पहले ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है। तो ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब जो लास्ट जो एक्शन हो ये, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम फाइनली का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, जैसे वी टू के टैक्सी टू रीच द स्टेशन। तो स्टेशन पर पहुंचने के लिए हमने एक टैक्सी ली, तो फर्स्ट कार्य किया हमने यहाँ पे। देन वी बोर्डेड ए ट्रेन, फिर स्टेशन पर पहुंचकर हम एक ट्रेन में सवार हुए, ये सेकंड एक्शन हुआ, ठीक है। मतलब पहले ये हुआ, फिर इसके बाद जाके ये हुआ, फिर लास्ट में देखिए फाइनली वी रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल, और अंत में हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने फाइनली का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पर ये लास्ट एक्शन है, तो ये जो लास्ट एक्शन है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे फाइनली का प्रयोग किया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वी मस्ट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फुल स्टॉप, ये एक सेंटेंस हो गया पहला कार्य। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब पहले तो ये होगा, पहले तो ये काम करना होगा, उसके बाद ये करना होगा और उसके बाद ये करना होगा। तो जो लास्ट एलिमेंट है मतलब ये जो सीरीज़ है एक्शंस की, इसमें जो लास्ट एक्शन है वो क्या है, ये लास्ट वाला है ये। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये देखिए फाइनली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई एक्शन ऑफ मतलब कोई तो इस तरह से अगर कोई एक्शंस है और वो एक्शंस एक सीरीज़ में रखे हुए हैं, तो इस सीरीज़ में जो लास्ट एक्शन है मतलब जो लास्ट एलिमेंट है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इस तरह से फाइनली का यूज़ करते हैं।
और ऐसे में फाइनली को सेंटेंस के जिस एलिमेंट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक उससे पहले हम फाइनली को रखते हैं, मतलब फाइनली को हम शुरू में रखते हैं, हम ये कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फाइनली लिखा हुआ है शुरू में, यहाँ पर फाइनली लिखा हुआ है शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोमा भी लगाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फाइनली के बाद हम कोमा लगाएंगे, फिर जो है वो लास्ट जो एलिमेंट है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब देखते हैं कि हम एट लास्ट का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए एट लास्ट का प्रयोग किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए किया जाता है जिसमें इम्पेशंस पाया जाए, ठीक है, जिसमें इम्पेशंस पाया जाए या जिसमें डिस्कम्फर्ट पाया जाए, डिस्कम्फर्ट, या इनकॉन्वीनियंस पाया जाए, इनकॉन्वीनियंस, ठीक है। तो अगर किसी एक्शन में इम्पेशंस, डिस्कम्फर्ट या इनकॉन्वीनियंस पाया जाए तो ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए हम एट लास्ट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि ये जो इम्पेशंस या डिस्कम्फर्ट या इनकॉन्वीनियंस जो है इसकी वजह क्या होगी, ठीक है। तो इसकी वजह जो है वो एक लंबे समय तक इंतज़ार करना होता है। मतलब इसकी जो वजह होती है इसकी वजह ये होती है कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को पूरा होने तक जो है वो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, और इंतज़ार करते करते जो है वो व्यक्ति बहुत ही इम्पेशेंट था, उसे डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ा या उसके लिए ऐसा असुविधाजनक था, ठीक है। फिर सुन लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी कार्य के पूरा होने तक काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है, और वो लास्ट में वो कार्य जाके पूरा हुआ। लेकिन इस इंतज़ार करते करते, ठीक है, ये इंतज़ार करते करते उसको ये जो कोई पर्सन था जो वेट कर रहा था इस कार्य को पूरा होने के लिए, तो वो काफ़ी इम्पेशेंट रहा, ठीक है। इस दौरान जब तक ये कार्य नहीं हुआ, जब तक वो इंतज़ार करता रहा, तब तक वो बहुत ही इम्पेशेंट रहा, उसे बहुत असुविधा हुई, ठीक है, और तब जाके वो कोई कार्य पूरा हुआ। तो ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए हम एट लास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने फाइनली अभी अभी पढ़ा है, तो फाइनली में भी क्या था, फाइनली में भी किसी पर्सन को इंतज़ार करना पड़ा किसी कार्य के पूरा होने तक, लेकिन वहाँ पर जो है वो इम्पेशेंस नहीं था, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जो इंतज़ार कर रहा था वो इम्पेशेंट नहीं था, उसके लिए कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था, मतलब कोई असुविधा नहीं थी उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंतज़ार करे कि कोई कार्य पूरा हो, तब तक कोई व्यक्ति इंतज़ार करे और इंतज़ार करने के दौरान जो है कोई व्यक्ति इम्पेशेंट हो या उसकी डिस्कम्फर्ट हो, ठीक है, उसे कोई असुविधा हो रही हो, भाई वो कार्य नहीं हुआ, इस वजह से उसे बहुत ही इनकन्वीनियंस हो रही हो, उसके लिए वो डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा हो, तो ऐसे में जो है ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए हम एट लास्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कमल हैज़ पेड मी दैट मनी एट लास्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने एट लास्ट का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि भाई कमल को मैंने जो है पैसे दे रखे थे और मैं वेट कर रहा था कि कमल मुझे वो पैसे लौटाए, और मतलब मैं काफ़ी मतलब ये जो पैसे थे इनकी मुझे ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, और ज़रूरत हो सकती है, तो ये पैसे मेरे पास नहीं थे, कमल ने मुझे लौटाए नहीं थे, तो मैं काफ़ी इनकन्वीनियंट फील कर रहा था, ये डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था, ठीक है, या मैं बहुत ही इम्पेशेंट हो गया था कि पता नहीं है कमल कब देगा कब नहीं, और मैं फिर जाके मैं कह रहा हूँ कि भाई एट लास्ट जो है कमल ने मुझे मेरे पैसे पे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एट लास्ट का प्रयोग किया गया है, एट लास्ट का प्रयोग यहाँ पर ये जो मी है इसका जो है इनकन्वीनियंस को दर्शा रहा है, डिस्कम्फर्ट को दर्शा रहा है, या इसके इम्पेशेंस को दर्शा रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य के होने तक इंतज़ार करे और इंतज़ार करने के दौरान वो काफ़ी इनकन्वीनियंट फील करे या डिस्कम्फर्ट हो उसको, या वो इम्पेशेंट रहे, ठीक है, तो ऐसे में हम जो है एट लास्ट का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे When at last they found him, he was almost dead। तो यहाँ पर देखिए when at last they found him, आखिर में जब वो उसे मिला तो वो लगभग मरा हुआ था। मतलब कोई पर्सन थे, वो किसी को ढूंढ रहे थे, ठीक है, वो ढूंढ रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब कोई पर्सन किसी को ढूंढ रहे होंगे, मान कोई गुम हो गया होगा, तो वो काफ़ी इम्पेशेंट होंगे जो ढूंढ रहे होंगे वो, और आखिर में जब वो मिला तो वो मरा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एट लास्ट का प्रयोग किया गया। तो एट लास्ट का प्रयोग यहाँ पे बता रहा है कि ये जो दे थे, ठीक है, ये जो दे थे ये हिम को ढूंढ रहे थे, ठीक है, हिम को ढूंढ रहे थे, और जब वो उसे मिला तो वो लगभग मरा हुआ था। तो जब ढूंढ रहे थे तो जाहिर सी बात है जब कोई ढूंढ रहा होगा तो कोई अचानक से कोई गायब हो गया होगा, ठीक है, कोई गुम हो गया होगा, तो उसको वो ढूंढ रहे थे और गुम हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि ये जो दे थे, ये जिसको जो हिम को ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते समय जब तक वो नहीं मिला तब तक ये काफ़ी इम्पेशेंट होंगे, ठीक है ना। और ये इम्पेशेंस कौन दिखा रहा है, ये इम्पेशेंस दिखा रहा है ये एट लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम
जब कोई पर्सन कोई इंतज़ार करता है किसी कार्य के होने तक, और ये कार्य के होने के, ये तो इंतज़ार है, ये जो वेट कर रहा है कोई ये लंबा, ये वेट करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति इम्पेशेंट है, इसके डिस्कम्फर्ट या इनकन्वीनियंस फील कर रहा है, तो ऐसे में हम एट लास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ आफ्टर ए 4 आवर डिले, ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। आफ्टर ए 4 आवर डिले, कमल, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, कमल्स प्लेन हैज़ लैंडेड एट लास्ट, लैंडेड एट लास्ट। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। एक दूसरा एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैं, जैसे when he arrived at last, I was so angry that I refused to talk to him। ठीक है, मैंने ये दो एग्जाम्पल लिखे। अब यहाँ पर देखिए, इनमें हम और देखते हैं कि हमने एट लास्ट का प्रयोग किया है, ये क्या यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस पे कहा गया है आफ्टर 4 आवर डिले, तो यहाँ पे 4 आवर डिले कमल्स प्लेन हैज़ लैंडेड एट लास्ट, कि भाई जो है 4 घंटे की देरी के बाद आखिर जो है कमल का प्लेन जो है वो लैंड कर गया। इसका मतलब जो है कमल प्लेन में बैठा था, और क्योंकि कमल कमल को 4 घंटे पहले जो है, तो कमल के प्लेन को 4 घंटे पहले लैंड होना था, तो जाहिर सी बात है कमल जो है वो वेट कर रहा है 4 घंटे से कि उसका प्लेन जो है वो लैंड करे। अब 4 घंटे से वो जो है मतलब वेट कर रहा है कि उसका प्लेन जो है लैंड करे, तो क्योंकि 4 घंटे की डिले हो गई है प्लेन के लैंड होने में। ठीक है, तो 4 घंटे तक कमल को वेट करना पड़ा, और 4 घंटे तक कोई वेट करेगा प्लेन में, तो जाहिर सी बात है उसको वो इम्पेशेंट भी होगा, उसको जो है इनकन्वीनियंस भी फील हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाने के लिए यहाँ पे देखिए एट लास्ट का प्रयोग किया गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखिए व्हेन ही अराइव्ड एट लास्ट आई वाज सो एंग्री दैट आई रिफ्यूज टू टॉक टू हिम। भाई जब आखिर में वो आया, वहाँ पे पहुँचा, तो मैं उस पर इतना नाराज़ था कि मैंने उसे बात करने से मना कर दिया। मतलब उसका मैं वेट कर रहा था, ही का मैं वेट कर रहा था। ठीक है, और वेट करते करते क्योंकि वो बहुत देरी से आया, तो मैं जब वो आया तो मैं बहुत नाराज़ हुआ। मतलब मैं बहुत ही इम्पेशेंट था उस समय, मैं बहुत ही इम्पेशेंट था क्योंकि वो नहीं आया था। ठीक है, तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ पे देखिए एट लास्ट का यूज़ किया गया। तो जब भी हम एट लास्ट का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर किसी ऐसे एक्शन के बारे में बता रहे होते हैं जहाँ पर कोई पर्सन जो है इनकन्वीनियंट है, या वो डिस्कम्फर्ट फेस कर रहा है, या वो काफ़ी इम्पेशेंट है। तो अब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इन द एंड का प्रयोग हम कब करेंगे। देखिए हम इन द एंड का प्रयोग किसी ऐसे एक्शन को रेफर करने के लिए करते हैं जो पूरा तो हुआ, ठीक है, लेकिन उसके पूरा होने से पहले एक लंबी प्रोसेस चली। मतलब एक लंबी प्रोसेस के बाद वो पूरा हुआ। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये एक्शन पूरा हुआ तो उससे पहले जो है काफ़ी चेंजेस करने पड़े, मतलब काफ़ी चेंजेस के बाद ये पूरा हुआ। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक्शन पूरा हुआ उससे पहले जो है कुछ अनसर्टेनिटी रही, अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो जब भी कोई एक्शन पूरा होता है और पूरा होने से पहले जो है एक लंबा प्रोसेस चला हो, या कुछ चेंजेस करने पड़े हो, या एक काफ़ी अनसर्टेनिटी रही हो, अनसर्टेनिटी के बाद ये एक्शन पूरा हुआ हो, तो ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए हम इन द एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है वी मेड 8 डिफरेंट हॉलीडे प्लान्स बट इन द एंड वी वेंट टू शिमला। तो यहाँ पर देखिए हमने इन द एंड का प्रयोग किया है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने जो है अलग अलग 8 जो है अलग अलग हॉलीडे प्लान्स बनाई, और अंत में हम जो है शिमला गए। मतलब हम शिमला गए, वी वेंट टू शिमला। तो हम शिमला गए हॉलीडेज़ के लिए, अर्थात यहाँ पे आके कार्य पूरा हुआ, मतलब हम शिमला गए, ये यहाँ पे डन हुआ। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है मैं 8 अलग अलग डिफरेंट हॉलीडे प्लान्स बना चुके थे, मतलब हम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर काफ़ी चेंजेस का बोध हो रहा है, मतलब काफ़ी चेंजेस के बाद ये एक्शन पूरा हुआ। अब चेंजेस क्या हुए, देखिए हमने पहले एक प्लान बनाई,
ठीक है, फिर उसमें चेंज किया, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, ठीक है, फिर चेंज किया, फिर चौथी बनाई, फिर चेंज किया, फिर पांचवी प्लान बनाई, फिर चेंज किया, फिर 6, फिर चेंज किया, फिर 7, ठीक है, फिर चेंज किया, फिर 8। मतलब काफ़ी यहाँ पे काफ़ी चेंजेज हुए हैं, 8 बार चेंजेज हुए हैं हमारी प्लान्स में। और उसके बाद हमने लास्ट में जो है ये एक्शन पूरा हुआ, लास्ट में हमने डिसाइड किया भाई हम शिमला गए। ठीक है, तो जब भी किसी कार्य के पूरा होने से पहले कुछ चेंजेज हुए हों, कुछ प्रोसेस हुआ चला हो, जैसे यहाँ पे प्लान्स बनाने का प्रोसेस चला है पूरा, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस चला है पूरा, यहाँ पे चेंजेस भी कह सकते हैं, काफ़ी चेंजेस करने पड़े। या ये जो प्लान्स है, मतलब हम जो शिमला गए तो हम कहाँ जाएंगे इससे पहले जो है शिमला जाने से पहले मतलब काफ़ी अनसर्टेनिटी रही है कि हम कहाँ जाएंगे, ये मैं नहीं पता था, और लास्ट में डिसाइड किया कि भाई हम शिमला जाएंगे। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी रही है, यहाँ पर जो है काफ़ी चेंजेस हुए हैं, और यहाँ पर एक लंबा प्रोसेस चला है प्लान्स बनाने का, तो इसलिए यहाँ पर देखिए इन द एंड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लेफ्ट इन द मिडल ऑफ द फिल्म, मतलब मैं फिल्म देख रहा था और मैं कहता हूँ कि भाई मैं फिल्म के बीच में ही वहाँ से आ गया। डिड दे गेट मैरिड इन द एंड, क्या अंत में उनकी शादी हुई? तो यहाँ पर देखिए एक अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी का बोध कराने के लिए यहाँ पे इन द एंड का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से जब कोई कार्य पूरा होता है और उस कार्य के पूरा होने से पहले जो है काफ़ी प्रोसेस चला हो, काफ़ी प्रोसेस के बाद जो है वो कार्य पूरा हुआ हो, या हम कह सकते हैं काफ़ी चेंजेस के बाद, या एक अनसर्टेनिटी रही, तो इस तरह से जब हम किसी कार्य के बारे में बता रहे होते हैं तो वहाँ पर हम इन द एंड का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हम इन द एंड का प्रयोग आफ्टर वी हैव कंसिडर्ड एवरीथिंग के अर्थ में भी करते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन द एंड यू कांट गेट फिट विदाउट एक्सरसाइज, मतलब आखिर तुम जो है वो एक्सरसाइज के बगैर फिट नहीं हो सकते। मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि इन द एंड का मतलब है आफ्टर आई हैव कंसिडर्ड एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ के ऊपर विचार करने के बाद मैं ये कहता हूँ भाई तुम एक्सरसाइज करने के बगैर फिट नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द एंड मदर नोज बेस्ट, मतलब आखिर में हम कह सकते हैं कि माँ जो है वो सबसे बेस्ट जानती है। तो यहाँ पे इन द एंड मीन्स भाई मैं हर चीज़ पर विचार करने के बाद ये कहता हूँ कि मदर नोज बेस्ट। तो इस तरह से इन द एंड का प्रयोग जो है वो आफ्टर वी हैव कंसिडर्ड या आफ्टर आई हैव कंसिडर्ड एवरीथिंग के अर्थ में किया जा सकता है। इन द एंड यू कांट गेट फिट विदाउट एक्सरसाइज का मतलब है आफ्टर आई हैव कंसिडर्ड एवरीथिंग आई कैन से दैट यू कांट गेट फिट विदाउट एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए, इन द एंड मदर नोज बेस्ट, इट मीन्स आफ्टर आई हैव कंसिडर्ड एवरीथिंग आई कैन से दैट मदर नोज बेस्ट। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं एट द एंड का प्रयोग हम कब करते हैं। तो देखिए, एट द एंड का प्रयोग हम किसी चीज़ की पोजीशन को रेफर करने के लिए करते हैं। इसमें वेटिंग या डिले की कोई भावना नहीं होती है। ठीक है, जैसे ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैज़ ए फुल स्टॉप एट द एंड, मतलब एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर में एक फुल स्टॉप होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे मैंने लगाया फुल स्टॉप। तो यहाँ पे मैं ये जो फुल स्टॉप है ये कहाँ पे है, ये आखिर में है। तो एट द एंड यहाँ पे देखिए पोजीशन बता रहा है कि फुल स्टॉप जो है, फुल स्टॉप की जो जगह है वो कहाँ पे है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई विश आई वॉज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक एंड नॉट एट द एंड। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सप्ताह के शुरू में पे किया जाए, सप्ताह के अंत में नहीं। यहाँ पर भी पोजीशन बताया जा रहा है कि मुझे पे कब किया जाए, एट द बिगिनिंग मुझे पे किया जाए, नॉट एट द एंड, मतलब एट द एंड पे नहीं, अर्थात जो वीक जब समाप्त होता है तो वहाँ पे नहीं किया जाए। मतलब पे करने की जो पोजीशन है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आखिर में, बल्कि शुरू में होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी पोजीशन बताने के लिए जो है एट द एंड का प्रयोग किया गया है। तो एट द एंड का प्रयोग जो हम करते हैं तो ऐसा हम किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए करते हैं, इसमें वेटिंग या इसमें कोई डिले या देरी की कोई फीलिंग नहीं होती है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।